बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज डिस्कस करते हैं हांडा बुक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर 4 आरएलसी सर्किट से हमने लिए हैं और इससे अक्सर एमसीक्यूज़ जो है ना ये एनटीएस के टेस्टों में आता है। तो चलो चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है कैपेसिटर क्या काम करता है। तो कैपेसिटर जो है ना ये एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। क्वेश्चन है इंडक्टर क्या काम करता है। तो ये कैपेसिटर का अपोजिट काम करता है, ये एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। अगला सवाल है द यूनिट ऑफ इंडक्टिव ससेप्टेंस। इंडक्टिव ससेप्टेंस का क्या यूनिट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीमेंस, और ये भी द एबिलिटी ऑफ पासिंग करंट है कैपेसिटर का। अगला सवाल है इन एसी सर्किट द पावर इज़ कंज्यूम्ड ओनली। तो इसको आपने याद रखना है कि पावर जो है ना ये सिर्फ जो है ना रेजिस्टेंस में जो है ना कंज्यूम होता है और इंडक्टेंस और कैपेसिटर में कोई पावर कंज्यूम नहीं होता। अगला सवाल है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल द कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज मोस्ट रैपिडली। तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होता है ये डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट पर, और टाइम कांस्टेंट बराबर है T=RC। तो जल्दी जो है ना कौन सा डिस्चार्ज होगा, ये सी वाला, क्योंकि इसमें रजिस्टर जो है ना ये मिली ओम में है, तो इसका टाइम कांस्टेंट सबसे कम है और ये सबसे पहले जो ना डिस्चार्ज होगा। अगला सवाल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज सोर्स। तो ये बल्ब जो है ना ये कंटिन्यूसली ग्लो होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द करंट थ्रू एनी वन ऑफ एलिमेंट इज लेस देन द सोर्स करंट, क्योंकि पैरेलल में जो है ना करंट ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगला सवाल है कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज अ मैयर ऑफ। तो ये किसका मैयर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट एबिलिटी टू पास करंट, जिस तरह हमारे साथ कंडक्टेंस है। अगला सवाल है एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ। एडमिटेंस किसका रेसिप्रोकल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एम्पेडेंस, और ये अक्सर एनटीएस के टेस्टों में आता है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट एमएमएफ। तो एमएमएफ का फार्मूला हमारे साथ है इन आई, और इससे मल्टीप्लाई करने से कैलकुलेट करने से हमारे साथ आएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारे साथ एमएमएफ आएगा 75 एम्पेयर टर्न। अगला सवाल है यहाँ पे एल लेंथ, ए एरिया, एन टर्न्स और आई करंट दिया है, और ये पूछा है कि एमएमएफ कितना है। तो सिंपल इन आई मल्टीप्लाई करें तो हमारे साथ आएगा 600 एम्पेयर टर्न। अगला सवाल है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स विल रिजल्ट इन। जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न्स को बढ़ाते हैं तो क्या असर पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लार्जर ईएमएफ इन सेकेंडरी में ईएमएफ बढ़ जाएगा। अगला सवाल है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स विल रिजल्ट्स। अगर हम सेकेंडरी टर्न्स को बढ़ाएं तो क्या असर पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लार्जर सेकेंडरी ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स है। अगला सवाल है द एवरेज पावर डिसिपेट इन अ प्योर इंडक्टेंस। तो मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस में हमारे साथ पावर क्या होता है, हमारे साथ होता है ज़ीरो। तो इसका सही जवाब है ज़ीरो पावर डिसिपेट होता है इंडक्टेंस में। अगला सवाल है बाई रिवर्सिंग द बैटरी टर्मिनल। अगर हम बैटरी टर्मिनल को रिवर्स करें तो क्या होता है। तो पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल रिवर्स, सिर्फ पोलैरिटी जो है ना ये चेंज होगा। अगला सवाल है वाटलेस करंट इज पॉसिबल ओनली इन। तो वाटलेस करंट कब पॉसिबल है, जब नॉन रेजिस्टिव सर्किट हो, यानी एल हो या सी हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है इन अ सीरीज एलसी सर्किट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द डैश इज मैक्सिमम। तो हमारे साथ करंट जो है ना ये मैक्सिमम होता है। अगला सवाल है इन एसी सर्किट एनी एसी सर्किट ऑलवेज। तो हमारे साथ एपरेंट पावर जो है ना ये हमेशा एक्चुअल पावर से ज़्यादा होता है, क्योंकि एपरेंट पावर हमारे साथ जो है ना हाइपोटेन्यूज है, रियल पावर हमारे साथ बेस है, और हाइपोटेन्यूज जो है ना हमेशा बेस से बड़ा होता है। अगला सवाल है टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटिव सर्किट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टाइम कांस्टेंट बराबर है आर सी के। इसमें आर और सी में किसी भी एक का वैल्यू बढ़ने से टाइम कांस्टेंट हमारे साथ बढ़ जाएगा। अगला सवाल है टाइम कांस्टेंट ऑफ इंडक्टिव सर्किट। तो ये किसके बराबर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि ये बराबर है एल बाई आर के। तो एल की वैल्यू बढ़ने से और आर की वैल्यू कम होने से हमारे साथ इसका जो टाइम कांस्टेंट है ये बढ़ जाएगा। आपको अगर फार्मूला याद हो तो फिर ये इजी है। अगला सवाल है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है ना ये डिपेंड करता है सिंपल आर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक सेल और एक सी एक दूसरे को कैंसिल करता है। अगला सवाल है इन आरएलसी सीरीज सर्किट
मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ, तो हमारे साथ जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये अंडर रूट एल सी के बराबर है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो एल और सी के वैल्यू चेंज करने से हमारे साथ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये चेंज होगा। अगला सवाल है टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट इज द टाइम इन सेकंड टेकन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज इज टू रीच। तो अगर आपको टाइम कांस्टेंट के बारे में कोई पूछ ले इंटरव्यू में या कभी कभी एमसीक्यूज में आते हैं, तो आपने सिंपल ऑप्शन सी कि जब टाइम कांस्टेंट किसको कहते हैं कि जब वोल्टेज की वैल्यू 63% आप एक मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाए। अगला सवाल है इन एसी सर्किट अ लो वैल्यू ऑफ के वी आर कंपेयर विद के डब्ल्यू इंडिकेट, अगर के वी आर की वैल्यू के डब्ल्यू की निस्बत कम हो तो ये क्या है, ये हाई पावर फैक्टर है, और अगर के वी आर की वैल्यू के डब्ल्यू की निस्बत ज़्यादा हो तो ये लो पावर फैक्टर है। अगला सवाल है प्योर इंडक्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस टू 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कंज्यूम 100 वाट। यहाँ पे आपको दिया है कि ये 100 वाट कंज्यूम करते हो, मैंने आपको बताया है कि इंडक्टेंस कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द स्टेटमेंट गिवन इज फॉल्स, ये गलत है। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू एपरेंट पावर इज नोन एज डैश फैक्टर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पावर फैक्टर। और ये क्वेश्चन जो है ना अभी पिछले हफ्ते किसके टेस्ट में आया था, कमीशन के एक टेस्ट में आया था। अगला सवाल है द पर्पस ऑफ अ पैरेलल सर्किट रेजोनेंस इज टू मैग्नीफाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजोनेंस में हम रेजोनेंस सर्किट के बारे में पैरेलल, और अगर आपसे ये पूछ लिया कि पैरेलल में हम जनरेटर क्यों लगाते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी करंट बढ़ाने या करंट को मैग्नीफाई करने के लिए हम ये करते हैं। अगला सवाल है फेजर, फेजर क्या चीज़ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अ लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये हम वोल्टेज और करंट की मैग्नीट्यूड और इसके फेज को हम शो करते हैं। अगला सवाल है इन अ साइन वेव द स्लोप इज कांस्टेंट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नोवेयर, ये कहीं भी जो है ना ये कांस्टेंट नहीं होता। ये बहुत इजी है लेकिन इसलिए हमने लाया कि ये एनटीएस के टेस्ट में आया था। अगला सवाल है द पावर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डेसिबल इन केस ऑफ, तो डेसिबल पे हम कहाँ पे पावर को मेजर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में हम डेसिबल में मेजर करते हैं। अगला सवाल है एट वेरी लो फ्रीक्वेंसीज अ सीरीज आरसी सर्किट बिहेव एज ऑलमोस्ट प्योरली, तो लो फ्रीक्वेंसी पे आरसी सर्किट क्या करता है, तो ये काम करता है एज अ कैपेसिटिव सर्किट, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम हो तो एक्सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो तो एक्सी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये एज अ कैपेसिटिव सर्किट काम करेगा। अगला सवाल है द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय, तो इंडक्टेंस किसके बढ़ने से बढ़ जाएगी, ये एमसीक्यूज जो है ना ये एनटीएस के टेस्ट में आया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चूजिंग कोर मटेरियल हैविंग हाई रिलेटिव परमिबिलिटी, जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी ज़्यादा हो तो हम उसको अगर सेलेक्ट कर ले तो हमारे साथ इंडक्टेंस ये बढ़ जाएगी। अगला सवाल है ओम इज़ द यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ओम इन सब का यूनिट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी है और रेजिस्टेंस का भी है, सिर्फ कैपेसिटेंस का नहीं, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फेराड है। अगला सवाल है इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1 और 2 द करंट विल, इंडक्टिव सर्किट में अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर ले तो हमारे साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा और इसकी वजह से करंट जो है ना ये बढ़ जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कम हो जाएगा तो करंट हमारे साथ डबल हो जाएगा। अगला सवाल है व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू एन ओमिक रेजिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्टेड इनटू हीट इज, जो इलेक्ट्रिकल पावर हीट में कन्वर्ट होता है ये कौन सा पावर है, ये ट्रू पावर और या कभी कभार ये रियल पावर भी आता है। अगला सवाल है द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट इज, तो रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या होता है, ये यूनिटी होता है, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ सर्किट में आर होता है। अगला सवाल है इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, जब सिर्फ रजिस्टर लगा हो सर्किट में तो क्या होता है, तो वहाँ पे जो है ना करंट और वोल्टेज इन फेज होता है। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा हो तो करंट जो है ना लैग करता है, और अगर सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो करंट जो है ना ये लीड करता है। इन 3 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अगला सवाल है पावर फैक्टर ऑफ अ सिस्टम इज केप्ट हाई, पावर फैक्टर को हम क्यों हाई रखते हैं, ताकि हम लॉसेस को कम कर ले, रेगुलेशन को अच्छा कर ले, जो कैपेसिटी ऑफ जनरेटर हो इसको हम बढ़ा ले, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्यू टू ऑल ऑफ द अबाव रीजंस।
अगला सवाल है पावर फैक्टर ऑफ फॉलोइंग सर्किट विल बी ज़ीरो, तो किसका पावर फैक्टर ज़ीरो है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जहाँ पे सिर्फ इंडक्टर लगा हो या सिर्फ कैपेसिटर लगा हो तो उधर पर पावर फैक्टर जो है ना ज़ीरो, और अगर सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो वहाँ पे पावर फैक्टर जो है ना यूनिटी होता है। अगला सवाल है फोर पावर फैक्टर, तो जहाँ पे एक अच्छे पावर फैक्टर की हमने अभी पढ़ लिया है, तो इसके अपोजिट सारे जो है ना ये पावर फैक्टर की इफेक्ट्स है। तो इसका सही जवाब है रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द अबव, यानी ये हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी कम करता है, इसके साथ पावर लॉसेस भी बढ़ाते हैं, और इसके साथ जो है ना ओवरलोड अल्टरनेटर भी ओवरलोड करते हैं, ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड करते हैं। ये सारे जो है ना ये पावर फैक्टर की इफेक्ट्स है। अगला सवाल है कैपेसिटर फॉर पावर फैक्टर करेक्शन आर रेटेड इन, जो पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं इसका रेटेड हम किस में करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी kVAR, और ये जो है ना MCQs के टेस्ट में आया था। अगला सवाल है द RMS वैल्यू ऑफ ए साइनसॉइडल AC करंट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट एन एंगल ऑफ डैश डिग्री, तो कौन सा डिग्री हम RMS वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 45, क्योंकि 45 पे cos 45 बराबर है 1/√2 के, और हमारे साथ RMS वैल्यू भी बराबर है 1/√2 के। अगला सवाल है अ साइन वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डैश रेडियन पर सेकंड। हमें फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज, अब रेडियन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 100 पाई, क्योंकि ओमेगा जो है ना बराबर है 2 पाई एफ के, एफ की जगह 50 लगाओ तो ये हमारे साथ आएगा 100 पाई। अगला सवाल है द डबल एनर्जी ट्रांजिएंट अक्कर इन द, तो हमारे साथ डबल एनर्जी ट्रांजिएंट कब अक्कर होता है? जब सर्किट में एल और सी दोनों लगा हो, अगर एक लगा हो तो फिर सिंगल एनर्जी ट्रांजिएंट अक्कर होगा। अगला सवाल है एन इंडक्टर सप्लाइड विद 50 वोल्ट AC विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलोहर्ट्ज passes a current of 7.96 मिली एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपकी कंसेप्ट के लिए हमने यहाँ पे लाए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 मिली हेनरी। पहले हम V और I से एक्स एल की वैल्यू मालूम करते हैं, और फिर जो है ना हमारे साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया है, हम एल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगला सवाल है द बेस्ट प्लेस टू इंस्टॉल अ कैपेसिटर इज़, तो कैपेसिटर हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? हम इसको क्रॉस या पैरेलल टू द इंडक्टिव लोड के क्रॉस हम इसको लगाते हैं। अगला सवाल है पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू R बाई Z, और ये कोसाइन ऑफ फेज एंगल, और इसके साथ kW/kVA, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है इन अ सीरीज रिलेशन सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, तो सीरीज़ में हमारे साथ इम्पीडेंस क्या होता है? ये मिनिमम होता है, और करंट क्या होता है? करंट मैक्सिमम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इस वीडियो में कोई मसला हो, कोई चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप जो है ना इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे राबिता कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs, तो हम इंशाल्लाह आपके मसले को हल करके हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।